हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज आप लोगों ने टेस्ट दिया अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, वेरी गुड। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो आप लोगों का आज एसेंट प्रोग्राम का जो टेस्ट नंबर 3 फ्लैशबैक टेस्ट जो हुआ है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपसे मैं उम्मीद इतना ही करता हूं कि जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसके हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने घर पे बैठ करके एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का है, कौन सा टफ है, कौन सा इजी है और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना या बना तो तुक्का आपने लगा दिया। तो आपको ज्यादा फायदा होगा अगर आप सीखेंगे इस क्वेश्चन से ना, तो बहुत फायदा होगा। नीट एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है तो आप आसानी से सॉल्व करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आज देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 और इसमें कहा जा रहा है कि एन एल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेज ए सिंगल एल्कीन। एक ही एल्कीन बनना चाहिए कब? व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड। तो बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन आपको कह रहा है इथेनॉल है, यानी कि एल्कोहलिक मीडियम है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी कभी आपको एल्कोहलिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एल्कोहलिक मीडियम में पाथवे होता है E2 पाथवे होता है एल्कोहलिक मीडियम में। दिस एल्कीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन एंड प्रोड्यूसेज 2 मिथाइल ब्यूटेन। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द एल्काइल ब्रोमाइड? यानी कि कहने का यह मतलब है कि कौन सा ऐसा एल्काइल हैलाइड है, ये जो चारों ऑप्शन में दिया हुआ 4 एल्काइल हैलाइड है उसमें से कौन ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसका रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो एक ही एल्कीन बन सकता हो। और उसके बाद उस एल्कीन का जब हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम तो बनता है वहां पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों, यहां पे 2 मिथाइल 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो ब्यूटेन कहने का मतलब मेरा ये है, यही है ना। ये हो गया इसके केस में फर्स्ट ऑप्शन 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या आप देखो यहां पे, क्या यहां पे E2 पाथवे हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको यहां पे दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड और जैसे आप लोगों को सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पे हम लोग कहने वाले हैं नो रिएक्शन। नो रिएक्शन इसके केस में इसलिए कहने वाले हैं क्योंकि पाथवे होता है E2, स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक मीडियम E2 पाथवे होता है। जहां से ब्रोमीन निकलेगा उसके बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसके कारण यहां पे रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड कह रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बच्चों, अब यहां पे क्या करता हूं कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन ले लेता हूं, तब यहां पे क्या होता है देखते हैं। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन अगर आप लेते हो तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन कहने का मतलब हुआ CH3CH2 के साथ यहां पे हो गया CH2Br, इसी को कहते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और आपको जैसा कि कहा कि सोडियम इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसमें एल्कोहलिक मीडियम है। तो एल्कोहलिक मीडियम में E2 पाथवे होता है बच्चों। E2 पाथवे का मतलब जहां से निकलेगा ब्रोमीन उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा H+ साइमल्टेनियसली, यानी कि इसके केस में जो फॉर्मेशन करता है सबसे पहले वो करता है 1 ब्यूटेन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एल्कीन बनेगा। ये तो हो गया क्लियर कि फर्स्ट जो यहां पे कह रहा है कि सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल रिएक्शन करवाते हैं तो एक ही एल्कीन बनना चाहिए, सिंगल एल्कीन बनना चाहिए, वहां तक तो सही है। लेकिन उसके बाद जो कह रहा है वो सही नहीं है। अब उसके बाद कह रहा है कि जब उसका हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद बनना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। और आप जब इसका करोगे हाइड्रोजनेशन तो आपको पता है एक H यहां जोड़ेंगे, एक H यहां जोड़ेंगे, यानी कि यहां पे 2 मिथाइल तो है ही नहीं। जब यहां पे 2 मिथाइल है ही नहीं, सिर्फ यहां पे बनेगा ब्यूटेन आफ्टर द हाइड्रोजनेशन, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ। उसके बाद यहां पे जो थर्ड ऑप्शन दे रहा है उसको देख करके ही मुझे लग रहा है कि उसका आंसर वही होने वाला है, क्योंकि आपको लाना है फाइनली 2 मिथाइल ब्यूटेन और आपको दिखेगा कि यहीं पे आपको दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड ऑप्शन में ही 2 मिथाइल ब्यूटेन है। अब देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कहने का मेरा मतलब हुआ ये। अच्छे तरीके से आप लोग यहां पे देखिएगा एक एक ऑप्शन को, तो यही हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका बच्चों वहां पे हम लोग करते क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड ये हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। तो आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बेस
इन एल्कोहलिक मीडियम होता है पाथवे होता है E2, और इसमें भी देखोगे E2 का मतलब होता है कि जहां से निकलेगा लिविंग ग्रुप उसके बगल वाले कार्बन से निकलना चाहिए हाइड्रोजन एटम, वो भी साइमल्टेनियसली एक स्टेप में। तो यहां से निकलेगा Br- और जो बगल वाला ये कार्बन है वहां से निकलेगा साइमल्टेनियसली एक H+। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का यहां पे बन सकता है एल्कीन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता है। तो यहां पे जो फॉर्मेशन किया वो बन गया 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन। क्या बन गया? 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन। और इस 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन का हम लोग कर देते हैं हाइड्रोजनेशन। तो अब कह रहा है कि जो यहां पे बना प्रोडक्ट उसका करना है हाइड्रोजनेशन, तो क्या बनना चाहिए? 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन यहां पे बिल्कुल बन सकता है CH3CH2। और जब करोगे आप हाइड्रोजनेशन तो जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे जोड़ना है एक हाइड्रोजन एटम। तो आप इसके केस में देख लीजिए, आपको यहां पे फॉर्मेशन कर दिया 1 2 3 4 2-मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि आंसर हो गया इसके केस में बच्चों थर्ड। अब देखोगे 2-ब्रोमोपेंटेन है तो 2-ब्रोमोपेंटेन तो आंसर यहां पे नहीं होने वाला है, क्योंकि 2-ब्रोमोपेंटेन में एक एल्कीन नहीं बनेगा, वहां पे बन जाएगा 2 प्रकार का एल्कीन। बच्चों अब आपको मैं दिखा देता हूं कि आखिरकार 2-ब्रोमोपेंटेन आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको जब 2-ब्रोमोपेंटेन यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो आप क्या कहोगे कि जब भी यहां पे रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम, तो पाथवे होता है यहां पे E2। E2 का मतलब होता है जहां से निकलेगा लिविंग ग्रुप उसके बगल में से निकलेगा हाइड्रोजन एटम। आप कहोगे जहां से हेलोजन निकल रहा है उसके बगल वाला कार्बन, ये दोनों अलग अलग है, यह है 2 डिग्री, यह है 1 डिग्री, मतलब एक एल्कीन यहां पे बनेगा 2-पेंटेन और एक बनेगा H+ यहां से निकलेगा, यानी कि बन जाएगा 1-पेंटेन। एक जो फॉर्मेशन किया इसके केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां से एक बन जाएगा 2-पेंटेन और एक जो फॉर्मेशन करेगा, ये सब एनालिसिस आप लोग देखा कीजिए, तब जाकर के आप लोगों को सही सही समझ में आएगा। एक बन जाएगा 1-पेंटेन, जबकि कह क्या रहा है? कह रहा है एन एल्काइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेड ए सिंगल एल्कीन, ये तो 2 एल्कीन बना लिया ना, इसलिए यहां पे आंसर नहीं होने वाला है। 4 वाला आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 वाला यहां पे बना रहा है टोटल 2 एल्कीन। आप देख सकते हो आंसर इसका हो जाएगा यहां पे थर्ड, क्योंकि 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन जो आपको दिया हुआ है उसका जब E2 पाथवे करोगे तो एक एल्कीन बनेगा 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन, और जब 2-मिथाइल 1-ब्यूटेन का करोगे आप हाइड्रोजनेशन तो फॉर्मेशन करेगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया ना? आपने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखा ना? ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जरूर बनाया होगा, सबका सही बना होगा। देखिए क्या कह रहा है इसके केस में, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट formed by the reaction of ethyl chloride with aqueous potassium hydroxide H। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का हाइब्रिडेशन, बढ़िया से पढ़ो क्वेश्चन का, द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड। बच्चों इथाइल क्लोराइड कहने का मतलब यहां पे हुआ ऐसा, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है? विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब हो गया KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस, यानी कि वाटर। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जब भी हम लोग NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वाटिक मीडियम, पाथवे होता है SN2। और जब SN2 पाथवे होता है, यहां से KCl बाहर कर दीजिए, और KCl जब आप यहां पे बाहर करेंगे तो जो एल्कोहल बना है उस एल्कोहल के केस में आप देखोगे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे भी sp3 और यहां पे भी sp3, यानी कि साफ साफ यहां पे पता चल रहा है कि इसका हाइब्रिडेशन यहां पे जो होगा सिंगल बॉन्ड के अबाउट वो होता है sp3। बन गया ना आप लोगों का? उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसके केस में कहा जा रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ PCl5। ये सब क्वेश्चन देख करके आप लोग बेकार के घबरा जाते हो। अरे जब एल्कोहल का आप लोग रिएक्शन करवा चुके हो PCl5 के साथ, तो इसका भी करा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, जो एल्कोहल का हम लोग कराते थे मोनोहाइड्रिक का, तो मोनोहाइड्रिक था, ये डाइहाइड्रिक है। आपको यहाँ पे 2-2 एल्कोहल होता है, इसी को यहाँ पे जो कहा जाता है, इसी को यहाँ पे कहा जाता है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल। बिल्कुल इसी को कहा जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब यहां पे क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ PCl5, यानी कि टोटल यहां पे
2PCl5 के साथ रिएक्शन होगा। जैसे आपको हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन बताया था तो क्या सिखाया था, PCl5 का जो क्लोरीन होता है वो OH को रिप्लेस करता है। तो PCl5 हो चाहे PCl3 हो चाहे SOCl2 हो, सब यहाँ पे OH को रिप्लेस करता है उसका क्लोरीन। यहाँ से OH 2 है तो दोनों OH को रिप्लेस करो, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा CH2Cl और ये भी हो जाएगा CH2Cl और साथ में यहाँ पे भी निकलेगा 2POCl3 और साथ में निकल जाएगा यहाँ पे 2HCl। बात खत्म हो तो गया, यानी कि आंसर देख सकते हो आप क्या आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन तो होगा नहीं, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन तो होगा नहीं, 2,2 डाइक्लोरोइथेन तो होगा नहीं, दोनों OH को आप रिप्लेस करो, आंसर हो जाएगा इसके केस में 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर में। मैंने आप लोगों को क्लासरूम में करवाया था क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा, देखिएगा जहां पे मैंने आप लोगों को एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया था वहीं पे बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं NaHCO3 और Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे सल्फोनिक एसिड हो, चाहे पिक्रिक एसिड हो, कोई भी हो, वहां पे हमेशा एसिडिक कंपाउंड से H+ निकलता है, वहां से कोई गैस नहीं निकलता है। हमेशा गैस जो रिलीज होता है वो CO2 रिलीज होता है और वो CO2 रिलीज होता है NaHCO3 से। आपको याद होगा इसका आंसर होगा यहाँ पे 4, यानी कि CO2 और CO2 ही होता है बच्चों। यानी कि अगर आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन अगर आप करते हो NaHCO3 के साथ तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन करता है, इसका पहले बन जाता है सॉल्ट, यानी कि यहां से निकलता है एसिडिक हाइड्रोजन एटम, और यहां पे जब एसिडिक हाइड्रोजन एटम निकलता है तो इसके केस में ये बच जाता है SO3Na। बिल्कुल, यहाँ का जो सोडियम है इसके साथ सॉल्ट बना देगा, यहां से एक निकला हाइड्रोजन, देखोगे ध्यान से NaHCO3 से एक निकलेगा यहां से हाइड्रोजन, एक निकलेगा यहां से हाइड्रोजन, 2H हो गया, और एक यहां से O निकलेगा, यानी कि बाहर हो जाता है H2O, और यहां जो बच्चा एक O निकल गया तो बचा 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहां से बाहर होता है अब CO2 गैस। बिल्कुल इसी को कहते हैं यहाँ पे CO2 गैस, इसके केस में बाहर हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो चाहे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो, चाहे बच्चों यहां से आपको देता है पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड को आप अच्छे तरीके से जानते हो, पिक्रिक एसिड हम लोग कहते हैं 2, 4 and 6 नाइट्रोफिनॉल, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। और इस पिक्रिक एसिड का भी अगर आप रिएक्शन करवाते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होता है, यहां जो एसिडिक हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा होगा O के साथ, वही यहां से लॉस होता है, यानी बन जाता है ONA, और जो यहां पे 2 पे 4 पे और 6 पे NO2 है वो अपनी जगह पे रहता है। बिल्कुल वो अपनी जगह पे रहेगा। यहां से निकला एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यहां से एक निकला हाइड्रोजन एटम, तो 2H निकल गया, और एक यहां से O निकला, यानी कि ये मिल करके बना देता है इसके केस में H2O। और फिर यहां पे क्या बच गया, यहां से एक O का लॉस हो गया तो बच गया 2O, यानी कि बाहर होता है CO2। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पिक्रिक एसिड हो, चाहे सल्फोनिक एसिड हो, चाहे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो, जो एसिडिक ग्रुप है उससे निकलता है H+, और सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलता है एक H, और एक वहां से O निकलता है, H2O बाहर हो गया, और एक O निकलने के बाद जो बचा 2 ऑक्सीजन और कार्बन, वही निकलता है CO2। तो चाहे आपको सल्फोनिक एसिड का ग्रुप हो, चाहे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, चाहे आपको यहां पे पिक्रिक एसिड हो, सब में निकलता है CO2, आंसर होगा यहां पे 4। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसके केस में कह रहा है कि 68 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन दैट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विथ I2and NaOH। बच्चों आपको पता है ना कौन सा एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पिछले टेस्ट में भी आप लोगों को बताया था, आया था टेस्ट में। मतलब जिस कार्बन पे एल्कोहल है, जिस कार्बन पे एल्कोहल है उस कार्बन पे कम से कम एक H और एक मिथाइल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे मिला तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन, यहां पे OH है, H है, लेकिन इससे डायरेक्टली अटैच्ड कोई मिथाइल है क्या, नहीं है। जिस कार्बन पे OH है वहां H तो है, लेकिन यहां पे इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, जिस कार्बन पे OH है वहां पे 2H है लेकिन मिथाइल नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा।
फोर ऑप्शन में देखिए, जिस कार्बन पे OH है, जिस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच्ड OH है, वहां पे एक हाइड्रोजन भी है और मिथाइल भी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ नंबर जो आपको दिख रहा है वही हो जाएगा इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि जिस कार्बन पे यहाँ OH है, इस कार्बन से अटैच देख सकते हो, इसी कार्बन से अटैच्ड यहाँ पे OH है, वहां पे एक हाइड्रोजन भी है और एक इसके साथ मिथाइल भी है। अरे बच्चों इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब यहाँ पे फिनाइल है, C के साथ H है, एक OH है और यहाँ पे एक मिथाइल है। यही आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव देगा, आंसर हो जाएगा 4। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबका सही सही बना होगा, पक्का पक्का बना है ना, श्योर है ना, 100% सही बना है ना, बिल्कुल बना होगा। यह क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट ने सही सही बनाया होगा। देखिए आपको कह रहा है कि इसमें द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5। इसके बाद आप देखोगे बच्चों 4 हाइड्रोक्सी और पेंट 3 इनोइक एसिड कह सकते हैं, चाहे 3 4 का लोएस्ट नंबर 3 पेंटिनोइक एसिड, यानी कि यहां पे आंसर इसका हो जाएगा 2। बाद बाकी 4 पेंटिनोइक होगा नहीं, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल दिस दैट तो यहां पे होगा नहीं, आंसर हो जाएगा सेकंड 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनोइक एसिड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोमेनक्लेचर से ही है, बहुत आसान है, जरूर आप लोगों ने बनाया होगा सही सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव रॉन्ग आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले जो आप लोगों को दिया हुआ है आपको पता चलना चाहिए, ये है ईस्टर। बिल्कुल ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये है ईस्टर, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर यहाँ पे CH2 CH3, इसी को लिखा था COO। तो यहाँ पे इसका नाम इथाइल, और आप देखोगे तो 1 2 3 4 आप इसको इथाइल ब्यूटानोइड कहोगे, बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड में ये है एल्डिहाइड, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, सही है बिल्कुल। और यहां देखो ये है एल्कोहल, तो एल्कोहल को मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से आपको अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, उसको मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर, तो नंबरिंग इधर से होना चाहिए 1 2 3। इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर कह सकते हैं 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो ये उल्टा लिख दिया है, नंबरिंग इधर से कर दिया है 1 2 3 4, ये साफ गलत है। आप कहोगे आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है रॉन्ग कौन सा है, यही रॉन्ग है। उसके बाद ये देखोगे करेक्ट है, आपको नंबरिंग इधर से करेगा 1 2 3, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है कीटोन का, इधर से भी 3 पे आता है, इधर से भी 3 पे आता है। अंतर ये होता है इधर से 2 पे कुछ नहीं आता है, इधर से 2 पे मिथाइल आता है। आप कहोगे यहाँ पे 2 मिथाइल और 3 पेंटानॉन, बिल्कुल सही है। आप कहोगे यहाँ पे रॉन्ग हो गया थर्ड। उसके बाद 76 में क्या कह रहा है, देखोगे ध्यान से कि इन CH3 CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडियली इज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहने का मतलब होता है 2 डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड का क्लीवेज, ब्रेकिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कार्बन कार्बन, यहां तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, वहीं पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज बहुत ही आसानी से होगा। तो यहां पे तो कार्बन कार्बन है, यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है, यहां पे कार्बन का 2.5, ऑक्सीजन का हो जाता है यहां पे आपको पता होना चाहिए 3.5, और कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे 2.1, लेकिन यहाँ पे है ऑक्सीजन 3.5 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पे जो दिया हुआ है O और H के बीच में, बिल्कुल आप डिफरेंस निकाल करके देख लीजिए ना, 3.5 और 2.1, यहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको निकलेगा, यानी कि सबसे पहले यहां पे हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज सबसे आसानी से जो हो जाएगा यहां पे, वो हो जाएगा फोर्थ वाले में। आंसर हो जाएगा इसका 76 का आंसर हो जाएगा 4। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 में आप लोगों को पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इनान्सिमर्स कितना है। आप लोग देखिए इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे द नंबर ऑफ इनान्सिमर्स ऑफ द कंपाउंड। बच्चों आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कंपाउंड में 2 डिसिमिलर कैरियर सेंटर होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू होता है 2 दी पावर n, और जो भी वहां पे निकलता है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो इनान्सिमर्स कहलाते हैं। देखिए यहां पे ये जो दिया हुआ है CH3 के साथ यहां पे CHBr, और फिर यहां पे CH के साथ Br और COH। देखो तो
ये जो कायरल सेंटर यहां पे है 1 2, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? देखो ना, आप कहोगे जो ये है वो ये नहीं है, इसके साथ मिथाइल अटैच्ड है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड है, ये दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट है। और जब किसी कंपाउंड में दो डिसिमिलर कायरल सेंटर होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू द पावर n, यानी कि टू द पावर 4, टू द पावर 2, तो टू द पावर 2 है यहां पे, क्योंकि कायरल सेंटर यहां पे 2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहां पे हो जाएगा 4, और जो भी निकलेगा वो सारा का सारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं RR टोटल यहां पे इनान्सिवर्स 4 निकलेगा, क्योंकि इसके केस में 2 डिफरेंट कायरल सेंटर होता है। अपने कॉपी में जाकर के फॉर्मूला जरूर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर है होने वाला यहां पे 4, बिल्कुल, क्योंकि 2 डिसिमिलर कायरल सेंटर है। उसके बाद देखिए 78 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल कंपाउंड। बच्चों, कायरल कंपाउंड कहने का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कायरल सेंटर अलग होता है, कायरल कंपाउंड अलग होता है। तो कायरल सेंटर का मतलब हुआ कि कोई sp3 कार्बन जिससे कि 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच्ड होता है, और कायरल कंपाउंड कहने का मतलब हुआ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो सबसे पहले हेक्सेन, हेक्सेन में कोई कायरल सेंटर होता नहीं है, आप देख सकते हो CH3 हो गया, CH2 का यहां पे होल 4 NCH3, इसी को कहते हैं हेक्सेन, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। मीथेन में कोई कायरल सेंटर होता नहीं है, और नॉर्मल ब्यूटेन में भी कोई कायरल सेंटर नहीं होता है, आप देख सकते हो किसी प्रकार का कोई कायरल सेंटर नहीं होता है। अब आते हैं यहां पे 2 3 4, तो 2 3 4 कहने का मतलब हुआ 2 पे एक मिथाइल, बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 पे एक मिथाइल, बिल्कुल है। उसके बाद 4 पे एक मिथाइल, तो 2 3 4। उसके बाद यहां पे कर देता हूं CH2 and CH3। देखो ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये भी है कायरल सेंटर, बिल्कुल, ये भी है कायरल सेंटर, बिल्कुल, और ये भी है कायरल सेंटर, बिल्कुल। तो यहां पे तीनों में देखोगे अलग अलग, आप देखो यहां पे अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किसी एक कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम ग्रुप है, मतलब इसमें टोटल 3 कायरल सेंटर है, और तीनों वहां पे अलग अलग है, आप देख सकते हो। इसमें हम लोग कहते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, और 3 कायरल सेंटर है। आप कहोगे इसके केस में इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, बिल्कुल, यहाँ पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों को दिया हुआ है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। देखिएगा आपको क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ stability among the 3 main conformation, that is eclipse, anti, gauge of 2-fluoroethanol is। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं 2-fluoroethanol कहने का मतलब क्या हुआ मेरा। इसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 2 पे है फ्लोरीन और 1 पे है एल्कोहल। बच्चों, इसी को यहां पे कहा जाता है 2-fluoroethanol। अब देखिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले एक आपको एक्लिप्स दिया हुआ है। एक्लिप्स हम लोग कब बना सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये वाला जो पहला कार्बन है इसको मान लेते हैं फ्रंट कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पे क्या क्या है? फ्रंट कार्बन पे एक है OH, रख दिया OH, और उसी फ्रंट कार्बन पे 2 है हाइड्रोजन, इसको लिख दिया ऐसे। ये हो गया फ्रंट कार्बन। इससे अटैच बैक कार्बन है। बैक कार्बन पे क्या है? एक है फ्लोरीन, रख दिया 0 डिग्री पे, और एक रख दिया हाइड्रोजन, ये रख दिया हाइड्रोजन। इसको यहां पे हम लोग कहने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड, बिल्कुल। उसके बाद एंटी, एंटी किसको कहते हैं? तो जब 2 बिगर ग्रुप 180 डिग्री पे होगा, तो ये जो OH और H और H है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और जो फ्लोरीन आपको दिख रहा है 0 डिग्री पे यहां पे जस्ट सटा हुआ, इसको 180 डिग्री पे कर दीजिए ऐसा, और H कर दीजिए ऐसा, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको अब कहा जाता है एंटी स्टेगरिड। और उसके बाद एक दिया हुआ है गॉज। आप जानते हो इस OH को ऐसे रखो, H और H ऐसे रखो, और जब इस फ्लोरीन को हम लोग कर देंगे 60 डिग्री पे, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इसको 60 डिग्री पे कर देते हो, इसी को हम लोग अब जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग गाउच। बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। बच्चों, आपको ये बताया गया होगा कि जहां कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वहां गॉच ज्यादा स्टेबल होता है एंटी से। याद आ रहा है कुछ? तो यहां पे होता क्या है, फ्लोरीन का जो लोन पेयर है और O से अटैच जो हाइड्रोजन है ना, उसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड कहते हैं। और वही इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनने के कारण गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एंटी से।
बिल्कुल। और इक्लिप्स तो बेचारा यहाँ पे सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे आपको दिख रहा होगा, तो सबसे कम स्टेबल होगा इक्लिप्स। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम स्टेबल होगा इक्लिप्स, क्योंकि 0 डिग्री पे यहाँ पे रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद हो जाएगा एंटी, बिल्कुल गॉच यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि गॉच में बनता है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। जहां कहीं भी अगर एच बॉन्ड बन सकता हो वहां पे गॉच ज्यादा स्टेबल होता है एंटी से, और जहां एच बॉन्ड नहीं बन सकता हो, जहां रिपल्सन होता है गॉच में, तब एंटी होता है मोर स्टेबल। ठीक है, आप इसके केस में जो कहोगे सबसे कम स्टेबल हो गया इक्लिप्स्ड, उसके बाद एंटी, उसके बाद होगा गॉच, यानी आंसर इसका होगा थर्ड, गॉच ज्यादा स्टेबल होगा एंटी से, चूंकि कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ, इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात यहां पे समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एल्काइन का रिएक्शन HBr के साथ दिया हुआ है। बच्चों यहां से आपको पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन। आपको पता है कि जब एल्काइन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं HBr के साथ, तो यहां पे निश्चित रूप से आपको मालूम होनी चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और लगता है कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। बिल्कुल, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक यहां पे आपको पता है कि 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि जो Br है वो Br यहां बीच वाले कार्बन पे जाएगा, और H+ जो है वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इस तरीके से तो Br को हमने बीच वाले कार्बन पे ले गया, और H+ वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, यानी कि 2,2 डायब्रोमो प्रोपेन आपको आ गया। जानते हो यहां पे जो है मिसप्रिंटिंग कर दिया है, प्रिंटिंग करने में यहां मिस्टेक है। यहां पे जब H है तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे हो सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहां पे जब आप HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां पे क्या होता है, H+ यहां जाएगा, H+ पहले इसके केस में ये जो H+ है वो यहां जाएगा। तो H+ जब यहां जाएगा बच्चों, तो इसके केस में फॉर्मेशन करेगा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट इस कार्बन पे जहां पे हेलोजन अटैच्ड है। अगर यहां पे हेलोजन अटैच्ड है वहां बनेगा कार्बोकटाइन, तो इसका लगेगा प्लसएम इफेक्ट, और ये प्लसएम इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस होने के कारण कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होगा। इसलिए यहां पे कहते हैं कि अब Br- इस कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक करके बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। आप कहोगे इसके केस में यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा वो फॉर्मेशन करेगा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। बिल्कुल, इसमें बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, जबकि आपको पूछ रहा है 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, और यहां तो प्रोपेन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन है तो वहां तो प्रोपेन बन ही नहीं सकता है, गया काम से। और यहां देखिए, यहां तो आप कहोगे सिर्फ एक ही HBr के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके केस में करोगे रिएक्शन तो सिंपल यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में CH3, और उसके बाद यहां पे हो जाएगा CH और Br, यानी कि फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। और यहां पे आप कहोगे तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक, इसके केस में मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक यहां पे CH, Br एंड CH3 यही बन जाएगा ना प्रोडक्ट, यानी कि इसका आंसर सिर्फ यहां पे होने वाला है फर्स्ट। बिल्कुल यहां पे फर्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेगेटिव पार्ट वहां जोड़िए जहां पे H का संख्या कम है या है ही नहीं, और H+ वहां जोड़िए जहां H का संख्या ज्यादा है। आपका बन गया यहां पे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहां पे कुछ आपको दिया हुआ है जो कि यहां पे लैंग्वेज में है। 90 नंबर क्वेश्चन में आप लोग सुनेंगे ध्यान से। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कोहल, कौन यहां पे एल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दे आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से लाइटर होता है, यानी कि डेंसिटी कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो वाटर है वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, एल्कोहल का डेंसिटी कम होता है, क्योंकि वाटर का जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है, जिसके कारण यहां पे हम लोग कहते हैं कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, एल्कोहल का डेंसिटी कम होता है, इसलिए एल्कोहल यहां पे लाइटर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड कह रहा है कि देयर बॉइलिंग पॉइंट राइज फेयरली इनफॉर्मली विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है लोअर मेंबर्स आर
इनसॉल्युबल इन वाटर, गलत है ना। आपको हमने कहा था कि जो लोअर मेंबर्स होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, अप टू कार्बन नंबर 4 यही सॉल्युबल होता है। जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता जाता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। तो वो यहाँ पे गलत कह रहा है कि लोअर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सॉल्युबिलिटी रेगुलरली इंक्रीजेज विथ मॉलिक्यूलर वेट, गलत है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। लोअर मेंबर्स हैव प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, सही बात है। व्हाइल हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। आप इसके केस में कहोगे ये आंसर गलत जो आपको लिख रहा है, जो पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, क्योंकि लोअर मेंबर्स आर कह रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो लोअर मेंबर होता है वही सिर्फ होता है यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होता है 4 कार्बन तक, और जैसे जैसे वहां पे हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट होता है, उस हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट जैसे जैसे बड़ा होते जाता है वहां पे वाटर में होता है इनसॉल्युबल। यही सब बात आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, सीख लिया है आप लोगों ने। उसके बाद देखिए बच्चों आपको जो दिया हुआ है 91 नंबर क्वेश्चन, तो 91 नंबर में आपसे पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सुनिए, इन द फॉलोइंग कंपाउंड में आप लोगों को जो दिया हुआ है एक OH यानी कि फिनॉल दिया हुआ है, उसके बाद इसके केस में एक ऐसा दिया हुआ है, इस OH के रिस्पेक्ट में पारा पे एक मिथाइल दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है OH के साथ यहाँ पे NO2 दिया हुआ है, ये हो गया थर्ड। उसके बाद इसके केस में आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि OH के साथ पारा पे दिया हुआ है NO2, ये हो गया 4। आपसे पूछा जा रहा है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बोलिए। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बस आपको पता है ना बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I +M। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि पारा पे मिथाइल का होता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। मेटा पे NO2 का होता है -I ओनली, और पारा पे NO2 का होता है -M और -I बोथ। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट लग रहा है पारा पे NO2 का, और मेटा पे कम लग रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4। -M -I बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1, क्योंकि जो +I और हाइपर कंजुगेशन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, घटाता है। इसलिए आप कहोगे इसका जो आंसर यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 4। बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को कह रहा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। पहले तो आप लोगों को पूरी तरह से एक कहानी सुनाया है, और कहानी सुनाने के बाद क्वेश्चन उसके आगे है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन उसके आगे आप लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से सीखेंगे तो आप लोगों को बन जाएगा बहुत आसानी से। तो पहले कहानी आप लोगों को 99 नंबर क्वेश्चन में ये सुनाया गया है कि जो RC≡OOH है, इसका हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं रिडक्शन तो ये फॉर्मेशन करता है RCH2OH। ये क्वेश्चन यहां नहीं है, क्वेश्चन आगे है। अब आपको क्वेश्चन ये दे रहा है कि N एल्कीन बिल्कुल सही है, वो एल्कीन दिया हुआ है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है। उसके बाद वो ट्रीटेड विथ B2S6, ओके। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं B2S6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफिरॉन, आप जानते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो सेकंड में इसका हम लोग क्या करते हैं H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइन मीडियम। इसको आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यही कह रहा है फर्स्ट यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ है, वो तो बना करके प्रोडक्ट दे दिया है। आगे पूछ रहा है N एल्कीन प्रोपेन इज treated with B2S6 in the presence of H2O2, the final product obtained is, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म एज। तो बच्चों आपको पता है इस रिएक्शन का जो नाम होता है इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन कहते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और लगता है इसके केस में एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट जो OH माइनस होगा, नेगेटिव पार्ट OH माइनस वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, यानी कि यहां पे एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। आपको देख सकते हैं आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा आपको थर्ड। ये कॉपी मिल जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद देखिए बच्चों 100 नंबर क्वेश्चन जो आपको ये लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। मालूम है आप लोगों को ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनाने का ही मेथड है। और इसके केस में आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में जो एल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉप्स रूल, और यहां पे आप लोगों को कॉपी में लिखा दिया है, जाकर के आप लोग पढ़ना कि ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसलिए वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट एल्काइल किसी भी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका रॉन्ग दिया हुआ है कि 100 नंबर में कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऑफ एल्केन्स, जिसमें कह रहा है इट इन्वॉल्व्स कार्बोकैटायन एज द इंटरमीडिएट, वो गलत है। उसके बाद सारे स्टेटमेंट यहां पे आपको सही दिख रहे हैं, तो सबसे पहला ही ऑप्शन इसका गलत है, जिसमें कि कह रहा है कि यहां पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जबकि मैं बता चुका हूं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। उसके केस में मार्कोनी कॉप्स रूल के मुताबिक एल्कोहल बनता है, और जब कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जहां पे हमको दिया हुआ रहता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल, बिल्कुल। तो 100 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, और 99 का तो आप लोगों ने देख लिया, आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि वहां पे हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं बच्चों, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आए हैं, जिसमें कंफ्यूजन हुआ, जो टफ है, या फिर जो आप लोगों ने गेस करके बना लिया, सारे का एनालिसिस करिए अच्छे तरीके से। हर एक क्वेश्चन से आप सीखिए। टेस्ट देने का एक ही मकसद आपका होना चाहिए कि हर एक टेस्ट से हम लोगों को खूब कॉन्सेप्ट सीखना है, तभी जाकर के आपको इंप्रूवमेंट होगा। आप अपने आप को यहाँ पे स्कोर करने के दृष्टिकोण से टेस्ट मत दीजिए, हमको 600 लाना है, 500 लाना है, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से 1-2 टेस्ट में ला भी दिए और खुश हो गए, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। और किसी टेस्ट में आपको कम आ गया तो डिप्रेस हो गए, उससे भी कुछ होने जाने नहीं है। टेस्ट का फायदा उसी को होता है जो प्रत्येक टेस्ट के बाद एनालिसिस करता है, क्वेश्चन को वहां पे देखता है कि कहां से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से है, और वो टॉपिक एनसीईआरटी का सिलेबस का है कि नहीं है, उसके मुताबिक वो अच्छे तरीके से डिस्कशन करता है, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करता है, अपने फ्रेंड के साथ, और फिर जाकर के तब उसको वो सब क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो जाता है, अच्छे तरीके से उसको याद हो जाता है और हमेशा उसकी मेमोरी में बैठ जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप तैयारी करिए, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके अपने लाइफ के प्रति अभी से ईमानदार रहिए, और हमेशा ईमानदार कोशिश करते रहिए। आपका हमेशा अच्छा मार्क्स आएगा और नीट क्वालिफाई आप जरूर करेंगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अभी से ही ध्यान देकर के। तो ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।